हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी में किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, सेल थ्योरी क्या है, किन साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। सेल जितना ज्यादा स्मॉल होगी उतना ही इफिशिएंटली वर्क करेगी, इसके पीछे के रीजंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेल आपकी डिफरेंट शेप्स की होती है। जो सेल का शेप होता है वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन को परफॉर्म करेगी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल कौन सी होती हैं, एज वेल एज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इट इज टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल को हम लोगों ने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे हम लोगों ने सेल को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सपोज ये आपकी सेल है, सेल ड्रॉ कर लेते हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। सेल है, सेल को कंट्रोल करने वाला जो मॉलिक्यूल है, जो सेल का मालिक है, सारे फंक्शन को वही कंट्रोल करेगा, मालिक ही तो कंट्रोल करता है। तो ये जो मालिक है, ये जो मॉलिक्यूल है जो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए। अब आपका कुछ सेल ऐसी होती हैं कि जो ये मालिक है, ये डीएनए है, क्या बाउंड्री के अंदर इंक्लोज्ड है? उनमें किसी बाउंड्री के अंदर है, अपना अलग से इसका कैबिन है, चैम्बर है, जिसके अंदर ये बैठ के सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा। और जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ये आपकी एक टाइप की सेल हो गई। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें जो मालिक होता है वो ऐसे ही, उसका अलग से चैम्बर नहीं, वो सबके साथ रहता है पूरी सेल के अंदर। तो ये सेल है, इस सेल को कंट्रोल करने वाला मालिक मॉलिक्यूल, सॉरी, इट इज नोन एज डीएनए। ये डीएनए कहीं पे, इसके बाउंड्री नहीं है कोई भी, बस एक जगह पे इकट्ठा है। उस रीजन को हम लोग बोलते हैं, वो डेंस रीजन होता है, एक जगह पे, बाउंड्री नहीं है, एक जगह पे प्रेजेंट है। जहां पे ये प्रेजेंट होगा, कहीं पे भी जहां पे भी प्रेजेंट है ये सेल के अंदर, उस रीजन को हम लोग ने, उतने रीजन को क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। तो बाउंड्री के अंदर नहीं है, ऐसे ही नेकेड डीएनए प्रेजेंट है इस सेल में। कैसा डीएनए प्रेजेंट है? नेकेड डीएनए। तो ये दूसरे टाइप की सेल हो गई। तो मालिक है, मालिक का कोई अलग से कैबिन नहीं है इन सेल के अंदर। तो कॉमन साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में ही आपका एक जगह पे डीएनए है। लेकिन अगर आप ये वाली सेल देखो, दूसरी वाले टाइप की, इसमें देखो जो ये बाउंड्री के अंदर सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और जो डीएनए है, देखिए वो अलग से प्रेजेंट है, उसका कमरा अलग है सेल के अंदर, उसके कैबिन अलग है, क्योंकि वो मालिक है, पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये बाउंड्री के अंदर आ गया है, तो ये आपकी दूसरे टाइप की सेल है। इस वाली सेल को हम लोग बोलते हैं, जिसके में डीएनए के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। इट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। एंड जिसमें डीएनए आपका नेकेड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड वाला रीजन प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। वर्ड्स को एक बार हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड को पहले ब्रेक करते हैं। प्रो मतलब क्या होता है? इट मींस प्रिमिटिव, पुराने टाइप का, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, प्रो मींस प्रिमिटिव। एंड कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस, जिसमें पुराने टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फर्जी का न्यूक्लियस है, असली में तो वो है ही नहीं न्यूक्लियस। वो क्या है आपका? न्यूक्लियोइड। उतने रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोइड। दैट मींस डीएनए आपका कैसा प्रेजेंट है? नेकेड डीएनए प्रेजेंट है, बाउंड्री के अंदर नहीं है। तो वो सेल आपकी कौन सी होती है? इट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को। यू मतलब वर्ड, यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, असली का, फर्जी का नहीं, असली। यू मतलब होता है ट्रू। एंड कैरियन वर्ड का अभी हम लोगों ने देखा, कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जिसमें असली का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर है, बाउंड्री के अंदर है, तो उस वाली सेल को, उन सेल को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। देखिए आपकी ये डीएनए है, ये डीएनए, और डीएनए किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। इनको हम लोग यूकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के पॉइंट्स को।
लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए जहाँ पे प्रेजेंट है उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। सेल के अंदर डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट है, इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड। एंड यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड्री है, इसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन मतलब होता है कवरिंग, पतली सी शीट होना जो कवर करे, ठीक। यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल, वन सेकेंड, उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जो यूकैरियोटिक में सेल के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, सेल के पार्ट्स प्रेजेंट है, उनके पास मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाहर की बाउंड्री नहीं होती, कवरिंग नहीं होती है। एक बार देख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर को। लेफ्ट हैंड साइड में प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है एंड राइट हैंड साइड पे यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो मेन फीचर था वो क्या था, जो डीएनए प्रेजेंट है, ये जो डीएनए है ये वाला पार्ट, ये आपका बाउंड्री के अंदर नहीं है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक। तो इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड। दिस रीजन इज नोन एज, जहां पे डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में आप देखिए दूसरी साइड में, यहाँ पे जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है और ये रीजन क्या है पूरा जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, इट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो ये प्रॉपर एक पार्ट है सेल का जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। आपको यूकैरियोटिक सेल में सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे होंगे, वहीं पे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, क्योंकि ये तो पुराने टाइप की सेल है। यूकैरियोटिक तो और डेवलप हो गई। लाइक आपके मोबाइल फोन्स, पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे वो कॉलिंग के लिए ही रहते थे, ठीक, कीपैड होते थे, कॉल कर ली। उसके बाद जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, डेवलपमेंट हुआ, तो क्या हुआ, उन फोन में आपका म्यूजिक सिस्टम भी ऐड हो गया, कैमरा भी ऐड हो गया, फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो गए। सेम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के साथ भी है। प्रोकैरियोटिक पुराने टाइप के है, लेकिन जैसे जैसे आपका इवोल्यूशन हुआ, टाइम के साथ आपकी सेल चेंज हुई, और हम लोगों के जो सेल्स है, प्लांट की, एनिमल की, फंगस की, बैक्टीरिया को छोड़ के जितनी भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक टाइप की हैं, मतलब एडवांस सेल है। इसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, ये सारा कुछ एक ही पार्ट नहीं कर रहा है परफॉर्म, तो सबका यहाँ पे वर्क डिवाइड है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, सबका वर्क डिवाइड है, हियर इट इज डिवीजन ऑफ लेबर। सबको पता है सारे सेल के पार्ट्स को, उनको क्या क्या काम करना है। देखिए कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडीज है, पेरोक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबका काम अपना अपना डिवाइडेड है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इतने सारे पार्ट्स ही नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल टाइप की है, पुराने टाइप की है। ऑर्गेनिजम्स देख लेते हैं जिनका सेल टाइप आपका प्रोकैरियोटिक टाइप का है। पहला है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी आपका साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। पहले के टाइम पे वाटर बॉडीज के ऊपर एल्गी की तरह ही ग्रोथ हो रही थी इन बैक्टीरिया की, तो क्योंकि एल्गी की तरह ये दिख रहे थे तो हम लोगों ने नाम दे दिया था ब्लू ग्रीन एल्गी। बट लेटर ऑन जब हम लोगों ने इनकी सेल के टाइप को देखा, उसके अंदर जो डीएनए था वो नेकेड डीएनए प्रेजेंट था, न्यूक्लियस के अंदर नहीं था। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल टाइप थी, इसलिए फिर बाद में इनका नाम बदल के रखा गया साइनोबैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक सेल टाइप के माइकोप्लाज्म। ये भी आपके बैक्टीरिया ही है, ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें कि सेल वॉल नहीं है। माइकोप्लाज्म वो बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं है। डायरेक्टली जो इनका सेल स्ट्रक्चर है वो आपका सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपके माइकोप्लाज्म है। और बैक्टीरिया जो कि आपका टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, पूरी तरह से ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये बैक्टीरिया में सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है और इवन कैप्सूल भी है। ये सारे स्ट्रक्चर को हम आगे स्टडी करेंगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपका प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल का है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बैक्टीरिया कितने टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। शेप के बेसिस पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बैसिलस। बैसिलस में ये आपको रॉड शेप का दिख रहा होगा, रॉड शेप का, तो ये बैक्टीरिया आपका बैसिलस के कैटेगरी में आएंगे जो रॉड शेप के होंगे। नेक्स्ट है आपके
कोकस, कोकस में क्या है आपका स्फेरिकल शेप है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में स्फेरिकल शेप। अब स्फेरिकल शेप में भी ये आपका सिंगल सेट में है या फिर डबल में है तो आपका कोकस है सिंगल, डिप्लोकोकस है दो, स्टेफाइलोकोकस मैनी में, और चेन लाइक जो मैनर में है इनको हम स्ट्रेप्टोकोकाई बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपके जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया है विब्रियो, इनका कॉमा शेप है, कॉमा शेप की तरह, तो ऐसे बैक्टीरिया इनका कॉमा शेप है, उनको विब्रियो बोला। और लास्ट है आपका फोर्थ टाइप जिसमें कि स्पाइरल शेप के आ रहे हैं, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया, तो इनको हम लोग ने कैटेगरी दे दी स्पाइरलम। तो शेप के बेसिस पे आपके बैक्टीरिया 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका बैसिलस, नेक्स्ट है आपका कोकस स्फेरिकल शेप, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप। डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को। प्रोकैरियोटिक सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट आपकी जो लेयर है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल एनवेलप। जैसे आपका एनवेलप होता है ना, किसी चीज का कवर है जिसमें आप पैसे रख रहे हो या फिर आप पेपर रख रहे हो, तो यहाँ पे सेल का जो कवरिंग है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप में 3 लेयर्स आती हैं। जो बाहर वाली लेयर है, जो बाहर वाली कवरिंग है, इट इज ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स आपका कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की बनी होगी लेयर, ये वाली कवरिंग, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी हुई होगी, ये सबसे बाहर की तरफ होती है ग्लाइकोकेलिक्स वाली। ग्लाइकोकेलिक्स के बाद जो नेक्स्ट टू ग्लाइकोकेलिक्स है अंदर की साइड, वो है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल। इट इज नेक्स्ट नंबर पे है सेल वॉल, मिड में प्रेजेंट है ये। जो प्रोकैरियोटिक्स की आपकी सेल वॉल बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया सेल की जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की। और सबसे अंदर की तरफ जो आपकी लेयर है सेल एनवेलप की जो लेयर है, इट इज सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये यूकैरियोटिक की तरह ही सेम होती है स्ट्रक्चर में, बट केमिकली ये डिफर होती है। स्ट्रक्चर में तो सेम है बट केमिकली ये कैसी होगी, डिफर करेगी। एक बार इन सेल एनवेलप के तीनों पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं, देखिएगा। सी 1 सेकेंड, ये तीनों लेयर बनी हुई। सबसे अंदर वाली, ये वाली सबसे अंदर वाली क्या है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की साइड कौन सी है आपकी, नेक्स्ट नंबर पे, इट इज सेल वॉल। सेल वॉल आपको दिख रही होगी, ये वाली सेल वॉल है। इसके बाद सबसे बाहर की तरफ आपका जो प्रेजेंट है, यहाँ पे लिखा है कैप्सूल। तो ये डिपेंड करता है कि ग्लाइकोकेलिक्स, लिख देते हैं यहाँ पे ग्लाइकोकेलिक्स स्लाइम है, स्लाइम सा है, स्लाइम है, या फिर आपका टफ है। अगर लूज होता है तो उसको स्लाइम बोलते हैं, और टफ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक, तो ये तीन आपके तीनों लेयर आपकी क्या बना रही है, सेल एनवेलप बना रही है प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप। एक बार इरेज कर देते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हाईलाइट कर देंगे इसको हम। ये आपकी ये वाली पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर की साइड, उसके बाहर आपका ये सेल वॉल जो कि बैक्टीरियल सेल में पेप्टाइडोग्लाइकेन बनी होती है, सबसे बाहर की तरफ ये वाली जो ब्लू कलर वाली है, ये आपका कैप्सूल हो गया। सेल एनवेलप के बाद सेल में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, पूरी सेल के अंदर ये फ्लूइड जो भरा हुआ है, ये पूरा फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस वाले डायग्राम में देखिए साइटोप्लाज्म, ये जो पूरा फ्लूइड भरा है सेल के अंदर, 1 सेकेंड, दिस इज होल इज साइटोप्लाज्म। इस फ्लूइड में ही सारी चीजें सस्पेंडेड रहती है। तो सेल के प्रोकैरियोटिक सेल के जो पार्ट्स होंगे वो भी इसी फ्लूइड में होंगे। ठीक, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के जो काम फंक्शन करेंगे उनको क्या बोल रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। और जो स्टोर करके रखेंगे सेल के सामान को, फंक्शन नहीं करेंगे, सारा स्टोरेज का काम करेंगे, वेदर इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट और अ यूजफुल प्रोडक्ट, उनको क्या बोल रहे हैं हम, इंक्लूजन्स बॉडी। ठीक, तो ये आपका नेक्स्ट आपका साइटोप्लाज्म सेल एनवेलप के बाद होता है, उसी में आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज होती है। एंड इसके बाद जो सेल को कंट्रोल करेगा, इट इज नेकेड डीएनए इज प्रेजेंट, जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, जो आपके इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाता है। एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, तो जो 2 सेल में डिवाइड हुआ जो भी मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफर कर रहा है, इट इज डीएनए। तो यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए। तो यहाँ 2 वर्ड दिए गए हैं, एक डीएनए दिया गया है, क्रोमोसोम भी दिया गया है और जेनेटिक मटेरियल भी दिया गया है। तीनों में डिफरेंस क्या है, सी सेल की पूरी फंक्शनिंग को यहाँ पे देखिएगा,
सेल की पूरी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? हमने बताया था सेल का जो मालिक है इट इज डीएनए, सारा काम यही बताएगा। अब ये डीएनए आपका यही तो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, अगर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही नहीं तो वहां पे कौन बताएगा कि सेल को करना क्या है? तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल। अब सेल के अंदर ये जो डीएनए है वो ऐसे ही नहीं प्रेजेंट होता है, पैकेज्ड फॉर्म में होता है। जब वो सेल डिवाइड करेगी तो ये डीएनए आपका पैकेज्ड फॉर्म में होगा, पैकेज्ड फॉर्म में, 1 सेकेंड, पैकेज्ड फॉर्म में। तब हम इस डीएनए को क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम। पैकेज फॉर्म आ जाएगा तो क्रोमोसोम हो गई। भाई 2 में डिवाइड होगा तो ऐसे तो खुला लेके नहीं जाएंगे, कहीं पे भी आप अगर कहीं ट्रांसफर करते हो या कहीं जाते हो तो कोई भी चीज को पैक करके लेके जाते हो कि ओपन करके लेके जाओगे? ऑब्वियस है, पैक करके लेके जाएंगे हम उसको। तो सेम यहाँ पे भी तो सेल आपकी 2 सेल में जब डिवाइड होगी या नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी चीज ट्रांसफर होगी तो ये डीएनए जो है आपका 2 में अगर डिवाइड हो रहा है तो पैकेज फॉर्म में ही तो जाएगा दोनों में, और ये सेल चली गई आपकी, खत्म हो गई, ये तो डिवाइड हो गई। तो जब पैकेज फॉर्म होती है डीएनए की उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके यहाँ पे मेजरली हम लोगों ने इसको तीन स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आउटर मोस्ट क्या है आपका? सेल एनवेलप, इसके 3 लेयर्स, ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर की तरफ ये प्रेजेंट है, इनकी सीक्वेंस है। इसके बाद जो सेल में भरा हुआ है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड पार्ट है। उसी फ्लूइड पार्ट में सेल के जो फंक्शनिंग के लिए जो वर्किंग करेंगे वो पार्ट को क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनी। और जो स्टोरेज का काम करेंगे उनको इंक्लूजन बॉडीज बोल रहे हैं। सेल की सारी फंक्शनिंग को जो कंट्रोल करता है उसको डीएनए बोलते हैं, और डीएनए ही आपका ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट सेल में, इसलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। एंड जब डीएनए ये पैकेज फॉर्म में होता है उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिंगल कॉपी है आपकी यहाँ पे, डीएनए सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। वन बाय वन हम इन तीनों ही पार्ट को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स से। ग्लाइकोकेलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल एनवेलप की, सेल एनवेलप की सबसे बाहर वाली लेयर है ये, ठीक। ये आपकी ग्लाइकोकेलिक्स किसकी बनी हुई होती है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, हाइड्रेट और प्रोटीन की, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड का बना हुआ होगा ग्लाइकोकेलिक्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का। अगर ये ग्लाइकोकेलिक्स आपका लूज शीट है, लूज शीट, तब हम इसको क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। अगर यही ग्लाइकोकेलिक्स थिक एंड टफ है देन वी कॉल्ड इट एज अ कैप्सूल। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग सीमेंट का। जब हम लोग एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से जोड़ते हैं, वॉल बनाते हैं, तब क्या कैसा सीमेंट की कंसिस्टेंसी होती है? थिक होती है, टफ होती है थोड़ी सी, ठीक। वहीं पे जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो सीमेंट कंसिस्टेंसी कैसी होती है? लूज होती है। तो है तो दोनों ही केस में सीमेंट ना। फिर इस यहाँ पे सेम यही है, ग्लाइकोकेलिक्स जब आपका लूज होगा उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्लाइम लेयर। जब यही ग्लाइकोकेलिक्स आपका थिक और टफ हो जाएगा हम उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा स्लाइम कैसा सा लूज सा है और यहाँ पे टफ कवरिंग आ गई तो कैप्सूल है। नेक्स्ट जो आपकी लेयर होती है इट इज सेल वॉल। सेल वॉल है, ठीक। सेल वॉल आपका क्या काम करती है? जरूरी नहीं है ये सेल वॉल। नेक्स्ट जो आपकी लेयर है नेक्स्ट जो आपकी सेल एनवेलप की लेयर है इट इज सेल वॉल। सेल वॉल जरूरी नहीं है सब में प्रेजेंट हो, सभी प्रोकैरियोटिक सेल में जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन है, मतलब किसी में हो सकती है किसी में नहीं होती है। तो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होती है वो मोस्टली आपके कौन से होते हैं? माइकोप्लाज्म ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्म। और जिसमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल इसमें नहीं है, ठीक। तो माइकोप्लाज्म, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, वो सब कैसे है? प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है, सब बैक्टीरिया है। सेल वॉल का क्या फंक्शन है देख लेते हैं यहाँ पे पॉइंट्स में। इट डिटरमाइंस द शेप, शेप को डिटरमाइन करती है सेल वॉल, और थोड़ी सी रिजिड होती है ये, इसलिए ये प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट को, क्योंकि ये रिजिड है तो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बैक्टीरिया को बचाती है बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से, फट ना जाए बैक्टीरिया एकदम से, अंदर सारा कंटेंट पानी ना चला जाए या कोई लिक्विड ना चला जाए तो बर्स्ट हो जाएगा सेल, क्योंकि ये रिजिड है, हार्ड होती है, टफ होती है सेल वॉल भी। एंड कोलैप्स मतलब सिकुड़ने से बचाती है,
कोलैप्स होने से आपको ये सेल वॉल बैक्टीरिया को बचाएगी। सेल वॉल जो बैक्टीरिया में बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन सब्सटेंस है जिसकी ये सेल वॉल बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की, बैक्टीरिया सेल में। सेल वॉल की थिकनेस की बेसिस पे हम लोगों ने बैक्टीरिया को यहाँ पे दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, या एनवेलप में डिफरेंसेस हैं आप बोल सकते हो, तो हम लोगों ने बैक्टीरिया को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है। सी, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप, या फिर आप बोल रहे हो सेल वॉल, या फिर थर्ड है ग्राम स्टेनिंग। इनके बेसिस पे हम लोगों ने दो टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देख लेते हैं कैसे ये ग्राम स्टेनिंग क्या है आपका। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस ग्राम स्टेन, सॉरी स्टेन बोल रहे हैं, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। इन साइंटिस्ट का नाम क्या है देखिए, हैंस क्रिश्चियन ग्राम। ठीक, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने एक स्टेन बनाया, स्टेन मतलब कलर बनाया। अब इस कलर से उन्होंने किसको स्टेन किया, बैक्टीरिया को स्टेन किया। बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन पे इनका स्टेन चढ़ गया, उन्होंने कलर ले लिया, ये वाला स्टेन ग्राम का स्टेन बनाया हुआ, तो उनको हमने बोल दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने इनके स्टेन को नहीं लिया, उनको हमने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्यों ले लिया होगा उनके स्टेन को, क्योंकि उनका सेल एनवेलप में सेल वॉल थिक थी, मोटी प्रेजेंट थी सेल वॉल। ठीक, आराम से ले लिया, वॉश ऑफ नहीं हुआ इनका स्टेन, इसलिए इन बैक्टीरिया को नाम दिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जब इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को कलर दिया जिन्होंने इनका कलर ही नहीं लिया, क्योंकि उनका कलर देने के बाद उसको वॉश किया था, अल्कोहल से भी वॉश किया था, तो वो पूरा कलर चला गया उसमें से, थिन थी, थिन के साथ कलर भी चला गया, थिन सेल वॉल थी, उन बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, सो ग्राम स्टेन लिया कि नहीं लिया, सेल वॉल थिक थी कि थिन थी, या आप बोल सकते हो सेल एनवेलप थिक था कि थिन था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे बैक्टीरिया दो टाइप के हैं। जिन्होंने कलर ले लिया था ग्राम का तो उनको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, इनकी सेल वॉल में जो सेल वॉल थी वो थिक थी। जिन्होंने ग्राम का स्टेन नहीं लिया उनको ग्राम नेगेटिव बोला, और इनकी सेल वॉल कैसी थी, इन बैक्टीरिया की थिन थी। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर में सेल एनवेलप का जो लेयर है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लेक्सिबल है एंड इट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है, सेमी मतलब क्या होता है, आधा। तो यहाँ पे सेमी वर्ड की जगह हम लोग ज्यादा अच्छा वर्ड है सेलेक्टिवली, आधा नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल। और परमिएबल परमिट करना, तो परमिट करेगी कौन सेल के अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, या सेल का कौन सा पार्ट बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही आपकी परमिट करती है, सेलेक्ट करती है किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो सकेगा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस, मतलब सेल के अंदर कोई चीज जा रही है कि नहीं जाएगी, या फिर अंदर से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज सेमी परमेबल या फिर सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करेगी अपने अक्रॉस ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, कौन सी चीज बाहर से अंदर और अंदर से बाहर कौन सी चीज जा सकती है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है ये यूकैरियोट की तरह ही सिमिलर होती है, लेकिन जो केमिकली है ये केमिकली डिफर होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकली डिफर होगी, स्ट्रक्चरली सेम होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मीजोजोम। नाउ व्हाट इज मीजोजोम, मीजोजोम है क्या, ड्रॉ कर लेते हैं बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर को। तो बैक्टीरिया सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल एनवेलप की, इट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स लूज है तो स्लाइमी, एंड अगर टफ है तो कैप्सूल बोलते हैं हम उसको। इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इट इज सेल वॉल। सेल वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल है, सेल वॉल हो गई, सेल वॉल। और सबसे अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर लेते हैं। इनर मोस्ट आपका सेल एनवेलप की जो लेयर है, इट इज सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, फोल्डिंग हो जाएगी इसकी इनवर्ड अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ इस तरह से, तो जो ये स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। मीजोजोम है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ही ये फोल्ड हो गई है, तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं मीजोजोम।
मीजोसोम डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, राउंड शेप का है तब हम इसको वेसिकल बोलेंगे, ट्यूब शेप का है अंदर की साइड तो इसको हम लोग ट्यूब्यूल बोलेंगे, और जब फ्लैट होगा इस तरह से, फ्लैट देख लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, जब ये बिल्कुल फ्लैट होगा, ठीक है, फ्लैट शेप का होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, लैमेले। तो वेसिकल जब आपका राउंड शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, 1 सेकेंड, वेसिकल, वेसिकल जब राउंड शेप में है, ट्यूब शेप में तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्यूब्यूल्स, एंड जब फ्लैट शेप में है, ट्यूब की तरह है, जब फ्लैट है आपका ये, तब हम उसको क्या बोलेंगे, लैमिला, लैमिला। एक डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा दी गई है, मीजोसोम फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या कर गई है, एक्सटेंड कर गई है इनटू द सेल, अंदर की तरफ ना, तो सेल के अंदर, इनटू सेल, तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, उसको ही हम मीजोसोम बोलते हैं। मीजोसोम आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप के, राउंड है तो वेसिकल, ट्यूब की तरह है तो ट्यूब्यूल, और फ्लैट है तो लैमिला। इनका जो काम होता है, किसमें काम करेंगे, बस यही मेन स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का, सारा कारोबार यही संभाले हुए है मीजोसोम। ऑर्डर कौन दे रहा है, एक मालिक, मालिक कौन है आपका सेल का, डीएनए। ऑर्डर कौन देता है, डीएनए, डीएनए ने ऑर्डर दिया, तो मोस्टली जो काम है जो सारे यहाँ पे, क्योंकि डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक ही ऑर्गेनल ने सारा कारोबार संभाल रखा है, उसका नाम है मीजोसोम। तो मीजोसोम क्या क्या काम करेगा देख लेते हैं। सेल वॉल के फॉर्मेशन में यही है, रोल प्ले करेगा, जो सेल वॉल बनती है बैक्टीरियल सेल की। डीएनए की जो जब कॉपी बनेगी, तो डीएनए की कॉपी बनने को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों डीएनए की कॉपी बनेगी, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी तो दोनों सेल में इक्वल अमाउंट का डीएनए जाना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि आधी इंफॉर्मेशन जाए नेक्स्ट सेल में। तो यहाँ पे डीएनए के रेप्लिकेशन में भी आपका मीजोसोम ही रोल प्ले करेगा, और उसी डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करना है दो डॉटर सेल में, एक सेल से दो डॉटर सेल बन रही हैं, दो डॉटर सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाएगा, सेम अमाउंट जाएगा, सेम डीएनए जाएगा, तो वो भी कौन है, कौन रोल प्ले करेगा, मीजोसोम। पूरा काम मीजोसोम संभाले। इसके अलावा भी मीजोसोम और भी काम कर रहा है, देखिए क्या क्या काम कर रहा है, इसको इरेज कर देते हैं। मीजोसोम रेस्पिरेशन में, बैक्टीरियल सेल के रेस्पिरेशन में भी यही काम करेगा, कोई भी चीज सिक्रीट करनी है इसको तब भी यही काम करेगा। सरफेस एरिया बढ़ा देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कैसे बढ़ा देगा, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से प्रेजेंट है, ड्रॉ कर लें यहाँ पे, बिल्कुल ये सीधी सीधी जा रही है अंदर की साइड, ठीक, फोल्डिंग नहीं हुई, तो ये सरफेस एरिया तब ज्यादा है, या फिर अंदर की तरफ ये फोल्ड कर जाएगी, फिर ऐसे गई, फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर गई, तब सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर आपको यहां से इस जगह से यहां तक चलने को बोल दिया जाए, किस में चलना पड़ेगा, ए वाली कंडीशन में कि बी वाली में ज्यादा चलना पड़ेगा, इस जगह से इस जगह तक, ऑब्वियसली बी वाले में, क्योंकि ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, तो ये क्या हो गया, अंदर की तरफ सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो ये सरफेस एरिया भी बढ़ा देती है, सरफेस एरिया भी बढ़ गया। और साथ ही साथ एंजाइम जो आपके रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, हेल्प करते हैं रिएक्शन को करवाने में, रोल प्ले नहीं, मतलब पार्ट नहीं लेंगे लेकिन रिएक्शन को करवाएंगे, वो एंजाइम भी कंटेंट में भी यही प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है एंजाइम कंटेंट को, यही बनाएंगे। तो मीजोसोम आपका क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मीजोसोम आपका एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, ये आपकी राउंड है तो वेसिकल, ट्यूब की तरह है तो ट्यूब्यूल, एंड फ्लैट है तो लैमिला। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये साइड में अंदर की तरफ ये फोल्ड हो गया है, इसी को तो हम मीजोसोम बोल रहे हैं, यही तो आपका मीजोसोम है। इनका फंक्शन क्या क्या है, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन 1, डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए की कॉपी बनाने में, दो डॉटर सेल में अगर ये सेल डिवाइड हो रही है तो दोनों में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सेम डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो, इक्वल अमाउंट में हो, तो यही मीजोसोम ही परफॉर्म करेगा रोल। फिर इसके बाद रेस्पिरेशन का काम भी मीजोसोम करेगा, सिक्रीशन का काम भी मीजोसोम कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस को सिक्रीट कर रहा है, सरफेस एरिया भी यही बढ़ा देता है, और एंजाइम के कंटेंट को भी यही इंक्रीज करता है, यही बना रहा होता है एंजाइम, जो कि आपके रिएक्शन को परफॉर्म कराने में रोल प्ले करती है लेकिन रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपके क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या है, क्रोमो वर्ड का मतलब क्या होता है, क्रोम वर्ड का मतलब होता है कलर, तो कलर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, जो कलर को ले, कलर इसके अंदर प्रेजेंट हो, 1 सेकेंड, कलर, ठीक है, कलर कंटेनिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन ही अंदर को धस गई है, देखिए ये मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म थी, इसके अंदर क्या आ जाए, कलर आ जाए, जब ये आपकी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में यहाँ पे क्या फिल हो जाए, कलर, तब हम इसको क्या बोल रहे हैं,
क्रोमैटोफोर्स। तो बैक्टीरिया सेल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट मतलब कलर होते हैं, और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। साइटोबैक्टीरिया जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी ही बोल रहे थे, अभी पढ़ा था इससे पहले। तो साइनोबैक्टीरिया क्या थे? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो एल्गी तो ये थे नहीं, एल्गी की तरह दिख रहे थे, बाद में जब इनकी सेल को देखा गया तो ये प्रोकैरियोटिक निकली, तो ये बैक्टीरिया है, एल्गी नहीं है। और क्योंकि ब्लू कलर यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लू पिगमेंट प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हमने इनको बोल दिया था ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू कलर के लिए जो पिगमेंट प्रेजेंट है इनमें, इट इज फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। एंड ग्रीन के लिए आपका क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल। तो इन बैक्टीरिया में पिगमेंट प्रेजेंट है, और किसके अंदर प्रेजेंट है? जो स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्रोमैटोफोर बोल रहे हैं। तो ब्लू का जो पिगमेंट है इट इज फाइकोसाइनिन, ग्रीन का है क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फ्लैजिला। फ्लैजिला है क्या? ये आपको जो लॉन्ग एक्सटेंशन दिख रही है ना बैक्टीरियल सेल में, ये लॉन्ग एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हेयर लाइक बड़ी सी लेंथ वाइज, इन्हीं को ये फ्लैजिला बोलते हैं। ये फ्लैजिला आपका सेल की मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटिलिटी के लिए। जब ये मूव करेंगे, विप लाइक मोशन होगा इसमें, तब आपकी सेल भी मूव करेगी। तो प्रेजेंट इन मोटाइल सेल, वो सेल जो आपकी मूव करेगी वो इन्हीं फ्लैजिला की वजह से ही मूव करेगी। तो जो मूव करेगी उसमें फ्लैजिला होगा ही होगा। ये है क्या? दीज आर फिलामेंटस, फिलामेंट मतलब लेंथ वाइज है ना, पतले से, फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल, सेल वॉल से बाहर की तरफ निकलते हैं, पूरे एनवेलप से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ये देखिए। ठीक, कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट है, फ्लैजिला के 3 पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? फिलामेंट पार्ट है जो बड़ा सा बाहर की तरफ है, फिलामेंट, फिर हुक वाला पार्ट है, और बेसल पार्ट है। देख लेते हैं कौन कैसे पार्ट है। बेसल पार्ट, ये बेस में जो जुड़ा होगा अंदर सेल वॉल से, सेल वॉल के बाद यहाँ पे हुक टाइप का पार्ट आएगा। ठीक, और जो बिल्कुल बाहर निकला हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट, हेयर बेसल पार्ट जो कि एम्बेडेड पार्ट होगा सेल वॉल में, बेसल पार्ट, हेयर हुक वाला पार्ट, हुक लाइक पार्ट जिससे ये जुड़ा हुआ होगा फ्लैजिला का लेंथ वाइज पार्ट, और ये क्या है आपका? फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक, तो ये फ्लैजिला के 3 पार्ट हो गए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पिलाई एंड फिम्ब्रेई। पिलाई एंड फिम्ब्रेई देखिए क्या होते हैं। ये जो डायग्राम में आपको सेल दी गई है इसमें आपको छोटे छोटे एक्सटेंशन दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है स्मॉल एक्सटेंशन। फ्लैजिला तो लॉन्ग था, ये जो स्मॉल एक्सटेंशन बाहर को निकले हुए हैं ये मूवमेंट का काम नहीं करते, ये अटैचमेंट का काम करते हैं। अटैच करते हैं भाई, एडहेयर करेंगे, अटैचमेंट का काम, बैक्टीरिया को जोड़े रखेंगे जहां पे वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्हीं स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रेई, फिम्ब्रेई। ठीक, अब जब ये फिम्ब्रेई 2 सेल के साइटोप्लाज्म को डीएनए के ट्रांसफर के लिए यूज हो, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं 2 सेल को, फिम्ब्रेई प्रेजेंट है, बाहर एक्सटेंशन प्रेजेंट है स्मॉल स्मॉल इस तरह से। अब ये आसपास बगल बगल 2 सेल हैं, ठीक, ये 2 सेल हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में ये फिम्ब्रेई क्या करते हैं? बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू बना लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं दोनों सेल के बीच में। ठीक है, जब दोनों सेल के बीच में ब्रिज आ गया, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में। अब एक का डीएनए दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक, इसका डीएनए और दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, कॉम्बिनेशन हो। तो ये जो जब ये आपकी ये स्ट्रक्चर, ये एक्सटेंशन है, ये जोड़ने का, ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं? पिलाई। ठीक है, इससे क्या होगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में होगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, इसका डीएनए दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब हम इसको क्या बोलेंगे? इन एक्सटेंशन को पिलाई। फिम्ब्रेई किसका काम कर रहे हैं? फिम्ब्रेई काम कर रहे हैं एडहेरेंस के लिए, बैक्टीरियल सेल किसी चीज से स्टिक रहे, एडहेयर रहे, और पिलाई क्या कर रहे थे? एक बैक्टीरियल सेल के कंटेंट को दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के लिए वो काम कर रहे थे, ऐसे एक्सटेंशन, तब हम उसको क्या बोल रहे थे? पिलाई। आई होप ये दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम्स। राइबोसोम आपके डेंस पार्टिकल हैं, दीज आर डेंस पार्टिकल विच आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, डेंस पार्टिकल है, इनकी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं, आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, 70s।
और ये 70s के राइबोसोम की दो यूनिट है, एक बड़ी सब यूनिट है तो लार्जर सब यूनिट, और एक छोटी सब यूनिट है, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट। जो आपकी बड़ी सब यूनिट है इट इज 50s, ये क्या है आपकी 50s सब यूनिट है, और स्मॉलर वन है आपकी 30s। तो 50 और 30 तो यहाँ पे 80 होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे 70s नाम क्यों लिखा है? एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक बकेट को, बकेट ड्रॉ कर ली, ठीक। इस बकेट में हमने पानी भर लिया, पानी भर लेते हैं, पूरे में पानी भर लिया। अब पानी के साथ इसमें हम लोगों ने कुछ पार्टिकल्स ऐड किए, कुछ सब्सटेंसेड ऐड किए, क्या क्या ऐड किया वो भी लिख लेते हैं। हम लोगों ने ऐड किए स्टोन, अलग अलग साइज के स्टोन, स्मॉलर स्मॉल स्टोन साइज, मीडियम साइज के स्टोन को ऐड किया, लार्जर साइज के स्टोन को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने स्ट्रॉ को, भूसे को ऐड कर दिया, लीफ को ऐड कर दिया, ठीक, सैंड को ऐड कर दिया। ये सब ऐड करने के बाद अब हम इस पानी को हमने रोटेट किया, मूवमेंट कराया। तो पहले हमने इसकी स्पीड स्लो रखी, स्लो स्पीड पे मूव कराया, तो सबसे हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे कौन से होंगे आपके हैवी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स। उसके बाद हम लोगों ने इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट किया, फास्ट करने के बाद जो इससे थोड़े से लाइट होंगे वो सेटल होंगे, इससे क्या होंगे, थोड़े से लाइट होंगे वो सेटल होंगे। फिर उस स्पीड को और ज्यादा तेज किया, ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, सब करते होंगे। जितना ज्यादा हम यहाँ पे स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा जितने लाइट पार्टिकल होंगे वो सब सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, सेटल होंगे, ठीक। सेम आपके सेल के कंपोनेंट के साथ भी है, सेम आपके सेल के कंपोनेंट के साथ भी है। जब हम सेल के कंपोनेंट को एक मशीन में क्या करते हैं, ये सारा सेल का सॉल्यूशन है या सेल है, हमने एक ट्यूब में लिया, इस ट्यूब को हम लोग एक मशीन में डालते हैं, मशीन बना लेते हैं, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन में मशीन, सेंट्रीफ्यूज करना, ठीक है। इस ट्यूब में सेल प्रेजेंट है। अब सेल के पार्ट को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट है या राइबोसोम आपके पार्ट है, तो हमने इसको बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करवाया, 10,000 राउंड पर मिनट, आरपीएम राउंड पर मिनट, 40,000 राउंड पर मिनट, 40,000 राउंड पर मिनट, स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई। तो अलग अलग स्पीड पे सेटलमेंट हो रहा था राइबोसोम का। 70 एक यूनिट ले रखी है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हैवी है, जब दोनों एक साथ ऐड होंगे तो वो आपके सेटल होंगे 70 पे, हैवी है, जल्दी हो जाएंगे। फिर दोनों सब यूनिट जब आपकी अलग अलग हो गई, स्मॉलर अलग हो गई, स्मॉलर अलग हो गई, 30s वाली और 50s वाली अलग को हमने सेपरेट करके लगाया, लार्ज वाली को 50s का, तब हमें स्पीड अलग चेंज करनी पड़ गई। तो स्मॉलर वन आपकी 30s की यूनिट पे, 30s की स्पीड पे, ये यूनिट है वो मत जानिए कि क्या यहाँ पे यूनिट लगाई गई है, इतना याद करिए, अलग दूसरी स्पीड पे ये सेटल डाउन हुई, क्योंकि अब तो ये थोड़े लाइट हो गए ना, दोनों अलग अलग हो गए तो लाइट हो जाएंगे, जब एक साथ होंगे तो हैवी होंगे। तो दूसरी यूनिट पे आपके ये सेटल डाउन हुए 50s, जो आपकी लार्जर यूनिट थी वो आपकी दूसरी स्पीड पे सेटल डाउन हुई, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिखा है 50s, 30s एंड 70s। तो जब आपके दोनों एक साथ होंगे तो दूसरी स्पीड पे सेटल होंगे, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कराया सेल के कंटेंट को, ये 70s पे सेटल डाउन हुए। जब ये दोनों अलग अलग हो गए, लार्जर वन अलग हो गई, स्मॉलर वन अलग हो गई, तो स्मॉलर वाली अकेले जब है तो ये 30s पे सेटल डाउन हुई, और जब लार्जर वन है तो ये 50s पे सेटल डाउन हुई। इसलिए अकेले हैं तो हम इनको 50s और 30s बोल रहे हैं, जब दोनों साथ में सेटल डाउन हुए तो वो 70s पे सेटल डाउन हुए थे। तो प्रोकैरियोटिक में आपके 70s टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में आपके 70s एंड 80s दोनों टाइप के राइबोसोम है, दो टाइप के राइबोसोम है, वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में कैसे होते हैं, सिर्फ 70s के, यूकैरियोट में दोनों होते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक का नहीं देखेंगे, 80s को नहीं देखेंगे। ये किससे अटैच्ड होते हैं, ये एसोसिएट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही अटैच्ड होते हैं, जो अंदर वाला एनवलप की सबसे अंदर वाली लेयर थी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी से ही एसोसिएटेड है ये दो सब यूनिट के बने हुए थे, कौन कौन से, बिगर वन इज नोन एज 50s एंड स्मॉलर वन को हम लोग क्या बोल रहे थे 30s, और एक साथ क्या बोल रहे थे उसको 70s। इनका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, बैक्टीरिया का जो प्रोटीन बनेगा, प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्रोटीन बनेगा उसमें कौन रोल प्ले करेंगे, राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। जब आपके राइबोसोम आपके एमआरएनए, एक एमआरएनए अभी हम आगे पढ़ेंगे एमआरएनए क्या है, डीएनए क्या करता है यहाँ पे देखिए, अच्छा भी डीएनए आपका पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल करेगा,
तो मालिक खुद काम बताने जाता है, किसी एक को ऑर्डर देता है, वही आगे कन्वे करता है उस मैसेज को, एक ही को करेगा, उसका जो पीए होगा उसको बता देगा, पीए सबको बता दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो डीएनए है, जो ये मालिक है, इसकी एक कॉपी बनती है, इसको हम बोलते हैं एमआरएनए, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। इसी एमआरएनए को कौन पढ़ेंगे? राइबोसोम। राइबोसोम इससे इसी एमआरएनए से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम इस एमआरएनए से अटैच्ड हो जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीजोम। वी कॉल्ड इट एज अ पॉलीजोम। उसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीजोम। मतलब एमआरएनए आपकी वो डीएनए की कॉपी जिसके पास इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की होती है तो बहुत सारे, क्योंकि राइबोसोम ही आपके हेल्प करते हैं प्रोटीन बनाने में रोल प्ले, तो बहुत सारे राइबोसोम उस एमआरएनए से अटैच हो गए, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली, 1 सेकेंड, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीजोम। पॉलीजोम। ठीक, तो राइबोसोम भी हो गया। नेक्स्ट है आपका जो स्ट्रक्चर है, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है? ये आपका इंक्लूजन बॉडी है। ऐसे स्ट्रक्चर जो सेल में किसी सब्सटेंस को स्टोर करें, वेस्ट सब्सटेंस हो या फिर रिजर्व सब्सटेंस हो, काम नहीं कर रहे, बस स्टोरेज का काम कर रहे हैं, उनका नाम क्या दे दिया? इंक्लूजन बॉडी। फर्स्ट पॉइंट है आपका, दीज आर फॉर स्टोरेज। स्टोरेज का काम कर रहे हैं ये, देखिए स्टोरेज। ठीक, किसका? रिजर्व मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। These are not bound by any membranous system, इनकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसे ही सस्पेंडेड है। अब इनमें क्या क्या भरा हुआ है? जो भी चीज इनमें भरी होगी उसके बेसिस पे हमने इनके नाम दे रखे हैं। क्या क्या नाम है? किस टाइप के, कितनी इंक्लूजन बॉडी है? फॉस्फेट है तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, मतलब कि पिगमेंट यहाँ पे स्टोर है, ग्लाइकोजन स्टोर है तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। भाई फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, गैस को रिलीज कर रहे होंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होंगे, तो वो वैक्यूल के अंदर आ जाएगा, तो वो भी स्टोर कर रहे हैं ना, गैस को स्टोर कर रहे हैं, तो भी इंक्लूजन ही तो है, तो गैस वैक्यूल है। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी ये गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक गैस को रिलीज कर रहे हैं, और गैस किसी स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज हो जा रही है, वैक्यूल के अंदर है, तो वो भी किसमें है? इंक्लूजन बॉडीज में। एक बार फिर से इंक्लूजन बॉडी को रिकॉल कर लेते हैं, क्या थे ये? आपका स्टोरेज का काम कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे रिजर्व मटेरियल को, कोई भी इनके मेम्ब्रेन नहीं थी, फ्री थे साइटोप्लाज्म में। फॉस्फेट है तो फॉस्फेट, कलर है तो पिगमेंट है तो साइनोग्रेन्यूल्स, एंड ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। कुछ आपके जो आपके ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, लाइक ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो गैस रिलीज करते हैं, तो गैस वाले जो आपके इंक्लूजन बॉडी बन जाते हैं इनको गैस वैक्यूल बोलते हैं। तो ये आपका डिटेल स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोटिक सेल का। एक बार यहाँ पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर को फिर से देख लेते हैं कि सारे पार्ट पढ़ लिए। सेल एनवेलप हम लोग ने पढ़ लिया, सेल एनवेलप का आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब ग्लाइकोकैलिक्स आपका लूज था तो उसको स्लाइम बोल रहे थे, जब टफ था तो कैप्सूल बोल रहे थे। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। जब सेल वॉल आपकी थिक होती है तो वो ग्राम के स्टेन को ले रहे थे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, जब सेल वॉल आपकी थिन थी तो ग्राम के स्टेन को नहीं ले रहे थे, कैसे थे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था? साइटोप्लाज्म देख लिया था। साइटोप्लाज्म में हम लोगों ने देखा सेल ऑर्गेनल को, हम लोगों ने फिम्ब्रे को देखा, ये देखिए ये सारे स्ट्रक्चर को देख लिया होगा यहाँ पे। फिम्ब्रियो को देख लिया, फिम्ब्रे क्या है? स्मॉल स्मॉल ये स्ट्रक्चर। फ्लैजिला को भी देख लिया, पाइलस को भी देख लिया। जब आपका दो सेल के साइटोप्लाज्म का कनेक्टिंग लिंक बनता है, एक का कंटेंट दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, तो वहां पे जो ये स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल, उनको पाइलस बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। राइबोसोम भी देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके बाद इंक्लूजन बॉडी क्या थे? स्टोरेज का काम कर रहे थे। एक बार यहाँ पे पार्ट रह गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को देखिए, प्लाज्मिड मैंने अलग से नहीं लिखा था, प्लाज्मिड, सेकंड प्लाज्मिड। सी, बैक्टीरिया को जो कंट्रोल करता है वो तो हमने देख लिया ना, ये क्रोमोसोम है और सिंगल प्रेजेंट होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में। ठीक, इसके अलावा आपका अदर डीएनए भी, सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोसोमल डीएनए सर्कुलर है ये, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फीचर ऐड करता है बैक्टीरिया सेल में। एक्स्ट्रा फीचर कैसे? जैसे कि मेन काम क्या है, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मेन काम मोबाइल का है कॉल करना। कॉलिंग के साथ अगर हमने उसमें एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया कि रेडियो का भी कर दिया, कैमरा का भी कर दिया, म्यूजिक का भी कर दिया, रिकॉर्डिंग का भी कर दिया, तो अगर ये खराब भी हो जाएंगे तो कॉलिंग वाला पार्ट नहीं खराब हुआ, ये सॉफ्टवेयर खराब भी हो गया तो तब भी तो वो मोबाइल काम कर रहा है जो उसका काम था। सेम यहाँ पे भी प्लाज्मिड का भी काम है। सी,
मेन क्रोमोसोम है ये मेन क्रोमोसोम है, ये सेल की सारी वर्किंग को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर कौन ऐड कर रहा है? ये प्लाज्मिड। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये राउंड होता है, सर्कुलर होता है और इसका नाम क्या है? प्लाज्मिड। तो हम लोगों ने प्लाज्मिड को भी देख लिया, ये भी सेल का पार्ट है। फिर सेल एनवलप के तीनों पार्ट को देख लिया। ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।